बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सब सेफ होंगे कोरोना वायरस से। क्योंकि रीसेंट अपडेट्स के अकॉर्डिंगली हम लोगों को अब ऑनलाइन लेक्चर्स करने हैं। हम लोग अब यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो इसके लिए हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म चूज़ किया है वो ये है कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे और इसका लिंक आपको इजी क्लास में प्लेटफॉर्म पे दे दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, आज हम इसमें ये पढ़ेंगे। विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ इट, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, एक्ट परमिटेड इन रिलेशन टू कॉपीराइट्स, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉपीराइट एंड प्लेजरिज्म। Start with the introduction. What is intellectual property? Intellectual property rights are often most valuable assets owned, used and developed by a software house. ये वो assets होते हैं, वो rights होते हैं जो कि software house वाले अपनी सॉफ्टवेयर्स के, अपनी एप्स के लेते हैं। अब इसमें फिर वही बात आ जाएगी कि हम क्यों सॉफ्टवेयर हाउस की बात करें, बिकॉज दिस इज कोर्स स्पेशली डिजाइन फॉर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और उसमें इस सारी एग्जांपल्स आपसे रिलेटेड होंगी। देन इट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंक्लूड, अब इसमें हमें देखना है क्या क्या आ सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, डिजाइंस, कॉपीराइट प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स। We will study all of these elements in detail. Let's start with the confidential information. अभी मैं आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन का दे दूंगा, आगे हम इसको डिटेल में अभी पढ़ना जाएंगे। So, what covers in confidential information? Any information that is confidential and private, we call it a confidential information. For instance, sometimes your details are confidential information, your addresses are confidential information. Sometimes when you have some application, when you develop it and it's all the related document, supporting documents are the confidential information which you don't share with your client, which you don't share with others. So the next thing is a patent. पेटेंट्स क्या होते हैं? पेटेंट्स होते हैं, हम किसी भी चीज़ को अपने पेटेंट्स कर लेते हैं, ये मेरे राइट्स हैं। अब इसमें आपके कुछ फार्मूलाज भी हो सकते हैं, इसमें आपका कुछ एल्गोरिथम्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके कुछ डिज़ाइंस भी हो सकते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर है, जैसे ही वो कोई नया डिज़ाइन सोचता है वो बनाते हैं, पेटेंट्स ले लेते हैं। इसी तरह आपका टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात की जाए, जो टेलीफोन कंपनीज बनाती हैं, मोबाइल फ़ोन्स बनाती हैं, वो डिज़ाइंस के पेटेंट्स करवाते हैं पहले कि हम ये डिज़ाइन का फ़ोन बनाने जा रहे हैं। इसका होता क्या है, जब वो पेटेंट बन जाता है तो कोई और कंपनी उसको नहीं ले सकती। द नेक्स्ट थिंग इज ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स आपने देखा होगा, अक्सर आपके लोगोज वगैरह होते हैं या कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसके साथ ट्रेडमार्क का साइन आ जाता है। इसमें आपके डिज़ाइंस भी आ जाते हैं, फिर आप अपने डिज़ाइंस को भी एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, आप अगर अपने घर का डिज़ाइन आर्किटेक्ट है उससे करवा सकते हैं, आप किसी सर्किट का डिज़ाइन करवा सकते हैं। could be anything, whatever comes in your mind can fall in this category. The next thing is copyrights protecting computer programs. अब वो कॉपीराइट्स जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो किस तरह से? आपने कोई एक एप्लीकेशन बनाई अपने किसी क्लाइंट के लिए, चाहे बनाई हो, अब वो एप्लीकेशन belongs to whom? If you got payment from your client, then that application belongs from your client. अब उसके कॉपीराइट्स आपके क्लाइंट के पास हैं, वो आप दोबारा यूज नहीं कर सकते। इफ आई वुड से यू वांट री यूज इट, और ना ही कोई और उसको यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर उनमें से कुछ चीजें आपने अगर डाली हों, लाइक एक ओपन सोर्स में, those are available free of cost for everyone, then they can use it. So let's start with it. The product information stored by the electronic means and all of the paperwork which accompanies a program, such as the user manual plus any multimedia package and most items on the web. अब ये चीज़ें सारी क्या हैं, ये आपको बता रहा है, ये आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे उसने खुद बता दिया, एनी पेपर वर्क और कंपनीज और प्रोग्राम, किसी जैसे आपको चीज़ देते हैं उसके साथ एक पेपर वर्क भी आता है, उसके मैनुअल आता है जो आपको बताता है कि कैसे कैसे आपने ऑपरेट करना है। वो मैनुअल आपको उसके ऑपरेशंस बता रहा होता है, पर उसका सर्किट नहीं देता, वो आपको उसका एल्गोरिथम नहीं देता कि ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। देन इट सेज ग्रेट केयर शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट, एक्सप्लॉइट एंड एनफोर्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब हमें शायद लग रहा हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ पीस ऑफ केक, कोई मजाक की बात है, कुछ भी ले सकता है, ऐसा नहीं है। इट्स सेम लाइक योर प्रॉपर्टी, देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स,
कोई इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता, कोई इसको रीयूज नहीं कर सकता, कोई आपसे ले नहीं सकता। इन केस अगर ऐसा होता है तो उसके लिए लॉज हैं, उसके लिए रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लीगल एक्शन पे लेती हैं। The name under which a product is sold may be registered as a trademark. It's simple like आपका किसी भी चीज़ का फार्मूला है वो आपका ट्रेडमार्क हो सकता है जिसके नाम से आप अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हो। जैसे अगर हम बात कर लें माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बनाते हैं, अब ये माइक्रोसॉफ्ट इनका ट्रेडमार्क है। इसी तरह अगर हम बात कर लें एप्पल की, तो इनका ट्रेडमार्क क्या है? वो जो इनका लोगो है दैट इज़ अ ट्रेडमार्क। The hardware or a process used in manufacture may be protected by a patent. अब इसमें जो आप हार्डवेयर यूज करते हो या जो प्रोसेस यूज करते हो वो आपके पेटेंट से प्रोटेक्टेड हो सकता है। अब उसको पेटेंट से हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? उसको पेटेंट से इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है ताकि कोई और उसको यूज ना कर सके। इसी तरह आप देखते हो जो कंपनी मोबाइल फोन्स बनाती हैं, what they do actually, they get their patent registered first. Whenever any idea comes in their mind for the new cell phone, the first thing is they draw the image on the paper and then they get it patent registered so that no one else can do that. The look of the product may be registered in the design registry. Another thing, अगर आपने उस प्रोडक्ट की फिजिकल लुक को रजिस्टर्ड करवाना है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी होगी, कोई और ऐसी प्रोडक्ट नहीं बना सकता, तो वो आप कहाँ पे बनाओगे जाके? There is a special head for that that calls a design registry. हम डिजाइन रजिस्ट्री में अपना उस डिजाइन को रजिस्टर्ड कर देते हैं and then that designs belongs from us. इसी तरह जैसे आप देखो डिफरेंट कंपनीज लैपटॉप्स बनाती हैं, हर एक के अपने अपने डिजाइन हैं, सिमिलर डिजाइन नहीं होते हैं। सेम गोज विद द मोबाइल फोन, उनके भी सेम डिजाइन नहीं होते। सेम लोग विद ऑटोमोबाइल सेक्टर एज वेल, जो गाड़ियां बनाती हैं आप देखो उनके भी डिजाइन सेम नहीं होते हैं। देन इट सेज सॉफ्टवेयर कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। अब a very important thing is that how we going to protect our softwares जो हम बना रहे हैं या जो कंपनीज बना के दे रही हैं वो कॉपीराइट से प्रोटेक्ट किया जाता है। पाकिस्तान में तो हम पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, पायरेटेड विंडोज यूज कर लेते हैं, लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं होता। इफ यू कैन, इट्स बेटर टू से अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया, पीपल वोंट यूज पायरेटेड सॉफ्टवेयर, दे बाय द ओरिजिनल वन एंड देन दे यूज इट। Then the know-how which goes into the development of the product may be protected as a confidential information. अब उसकी जो नो हाउ है, जो उसकी डेवलपमेंट के लिए यूज हुई है कि कैसे डेवलप की गई है प्रोडक्ट को, इसमें कौन कौन से फेजेस थे, दैट कम इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अब वो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है नहीं करनी है, दैट्स अ सेपरेट थिंग। अब यूजुअली कंपनीज शेयर नहीं करती हैं। इट्स सेम लाइक यू आर गिविंग योर बैंक डिटेल टू समवन, or you're buying something from a merchant and you're giving your bank details. You won't give the bank details to them. You just give them a check, or you just give them your card to swap, and then you just pay for the particular product. Then it says unauthorized use of intellectual property can be stopped by injunction and damages may be sought for infringement of these rights. अब इसमें होता क्या है? Those who use the intellectual property and those are not authorized to use it, there are penalties for that. There are organizations and institutions, those lie penalty on them, and they protect their rights. It's same like your actual physical, you have something in a physical property and it's in your possession, तो उसकी गवर्नमेंट प्रोटेक्शन करती है, आप लोग भी करते हो। कोई और इसमें मिस हैप हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। Then it says the law is constantly changing with the technological advancements. That's true. आपका जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती जा रही हैं, आपके कॉपीराइट्स के, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लॉज चेंज हो रहे हैं। इट्स बेटर टू से दैट एवरी पासिंग डे हमारे पास अच्छे लॉज बनते जा रहे हैं जो ज़्यादा राइट्स देते हैं ऑनर्स को। Then it says General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) concern the protection of intellectual property rights in the face of widespread privacy of software products. अब जनरल एग्रीमेंट एंड टैरिफ ट्रेड क्या करता है? ये भी कंसर्न है प्रॉपर्टी राइट को प्रोटेक्ट करने में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, स्पेशली इस वजह से कि पायरेटेड सॉफ्टवेयर ना यूज हो। अगर आप कोई काम कर रहे हो उनके साथ मिलकर कर रहे हो एंड यू आर यूजिंग अ पायरेटेड सॉफ्टवेयर, दे वोंट अलाउ यू, दे विल कैच यू एंड दे विल पनिश यू फॉर दैट। The next thing is, which is very important for us, is the confidential information. अब confidential information के बारे में क्या जाता है? First of all, let's see what the information is actually. Information which is not public property and the public knowledge. Information which is not public property and public knowledge. So it says that confidential information is what which is not the public property.
and not the public knowledge. It's belongs to someone's very specific, जिसकी है ये उसी की है. Then it says any category of information from personal confidence to trade secrets and sensitive government information, any or all of which a computer scientist might handle in the course of his or her work, or all or any of which a firm may want to protect against unauthorized use or disclosure by others. अब इसमें बता रहा है कि इसकी कैटेगरीज क्या क्या हो सकती हैं. इट could be any information किसी एक इंडिविजुअल कॉन्फिडेंस की चीज हो सकती है, कोई ट्रेड सीक्रेट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकती है, या कंप्यूटर साइंटिस्ट की कुछ चीजें हो सकती हैं जो कि उसके काम से रिलेटेड हो सकती हैं, जो कि उसके क्लाइंट के काम से रिलेटेड हो सकती हैं, या कोई भी ऐसी चीज जो कंपनी चाहती है कि अनऑथराइज यूज ना हो, वो हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं, या जिसको हम चाहते हैं कि डिस्क्लोजर फॉर अदर्स ना हो, वो हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल, लाइक कि कोई भी चीज जो किसी कंसर्न की नहीं है, वी कैन पुट इन दैट कैटेगरी. Then says information will be protected only if it is confidential. That's true. कोई चीज को कब प्रोटेक्ट करेगा, हम उसी वक्त प्रोटेक्ट करेंगे अगर वो कॉन्फिडेंशियल है. इफ समथिंग इज फॉर ओपन and it's available for general public, then why we need to protect it? We don't need to protect it actually. The best example of it is that you see the videos on YouTube. They are not the protected videos. But yeah, if you want to see some specific videos and that specific videos belongs to you, then you have a right to see. If I add some privacy to those videos, then you won't see them. Then it says non-confidential information, unless protected by copyright or a patent, is demand to be in public domain and can be used by anyone. ऐसी इंफॉर्मेशन दैट इज नॉन कॉन्फिडेंशियल, जो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है, और जो कि आप उसको यूज कर सकते हो पब्लिक डोमेन में रहते हुए, इजीली यूज कर सकते हो और कोई भी यूज कर सकता है उसको. अब उसको यूज करने के लिए यू डोंट नीड परमिशन फ्रॉम एनीवन. इट्स सेम लाइक अगर हम प्ले स्टोर पर जाते हैं और जैसे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल में, अगर तो वो एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी है तो हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं. कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो अपफ्रंट में फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, लेकिन जब आप उस मॉड्यूल में जाते हो, उस एप्लीकेशन में जाते हो, तो वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं फ्रॉम सम प्रीमियम सर्विसेज. तो इसका मतलब है उसमें जो प्रीमियम सर्विसेज हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, वो पेड हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वो आपके लिए पेड नहीं है. Then it says three conditions must be satisfied before an action for breach of confidence can succeed. अब उसके लिए हमें तीन कंडीशंस बता रहा है जिसमें हम कह सकते हैं कि जी कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये अच्छी चीज़ नहीं है और इसमें जिसने किया है वो सक्सेसफुल हुआ है. अब वो कंडीशंस क्या हैं? वी विल सी देम वन बाय वन. हम इनको बारी बारी सबको देख लेते हैं कि वो कंडीशन क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल. पहली चीज़ अब वो कह रहा है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है कि वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं एक बेसिक्स इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग माय नेम और माय जेंडर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. It's not possible because it's available for everyone. For those, if I am registered on any social networking, the people who wants to connect with me can see those things. Then it says the second thing, the information must have been disclosed in circumstances which give rise to an obligation of confidence. अब वो क्या कहता है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये उस तरह से डिस्क्लोज की जाए जो आपके ऑब्लिगेशन को कॉन्फिडेंस दे रही हो, बता रही हो कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए थी. ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है दैट बिलोंग्स टू स्पेसिफिक एक्टिविटी. जैसे हम अगर बैंक में अपनी अकाउंट डिटेल्स देते हैं या अपनी स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं, तो वो हम एग्रीमेंट, एक चेकबॉक्स होता है जिसमें हम साइन करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी. इस तरह आप डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाते हो या आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, आपसे आपकी ईमेल कनेक्टिविटी या फेसबुक कनेक्टिविटी मांगते हैं. अब उस कनेक्टिविटी के साथ वो आपको बताते हैं कि ये चीज़ें हम पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करेंगे. Then the last thing is there must be an actual or anticipated unauthorized use or disclosure of the information. अब वो क्या बता रहा है हमें, कहता है जी there must be an actual or anticipated unauthorized use or disclosure of the information, कि हमें शक हो कि वो information यहाँ disclose हो जाएगी या unauthorized use हो जाएगी, या you can say that if in easy word if we say is कि वो misuse हो जाएगी, तो हम उसको फिर हाइड कर लेते हैं, उसे कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में हम डाल देते हैं. उससे फायदा क्या होता है, आपकी जितनी भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हैं वो सब की सब जो हैं वो सेव हो जाती हैं और उसको लोग यूज नहीं कर पाते.
कंडीशन जो हमने पढ़ी हैं जिसमें बता सकता है कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होंगी अगर उनकी ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही हों। द नेक्स्ट थिंग इज दैट पेटेंट्स क्या होते हैं। अब हम उसे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से व्हाट द स्लाइड सेज, इट्स अ गवर्नमेंट अथॉरिटी conferring a right or a title for a set period, especially the sole right to exclude others from making, using or selling an invention. अब it's something like that। आप गवर्नमेंट से अथॉरिटी ले लेते हो, कोई एक चीज आपने बनाई है और आपने कहा ये मैं पेटेंट रजिस्टर करवाना चाहता हूँ। अब गवर्नमेंट आपको अलाउ कर देती है अगर उसमें नोवेल्टी हो और वो आपकी अपने जेन्युइन चीज हो, लेकिन वो आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए अलाउ कर दी जाती है। Let's say for instance for 10 years you can get the patents of some specific thing, then that belongs to you for the 10 years। उन 10 सालों में कोई भी उसको यूज नहीं कर सकेगा। But yeah, after those 10 years people can use it। If you still want them not to use it, then you again have to get them registered। So it says, अब इसका एडवांटेज क्या है, ये बेसिकली आप कोई चीज इन्वेंट कर रहे हो, कोई नई इन्वेंशन है उसके लिए आप लेते हो, ठीक है, ताकि कोई उसको और यूज ना कर सके, उसको और कोई वैसी चीज बना ना सके। सो बेसिकली पेटेंट्स आर सोल राइट। वो इंडिविजुअल के पास होते हैं या ऑर्गेनाइजेशंस के पास होते हैं। सो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास हो तो भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल है हमारे लिए। हमने अपनी पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशंस को हम टेक्निकल लैंग्वेज में एज अ इंडिविजुअल और लॉ के अकॉर्डिंगली हम उसको एज अ इंडिविजुअल एंटिटी ट्रीट करते हैं। Then it says a patent gives to an inventor a monopoly in an invention। That's true। Patent हमें क्या देता है? That's give the monopoly। The one who designed that, the one who took it, gonna have an advantage of it, gonna enjoy the advantage of that having a loan। So basically you can say it's a first mover advantage। अगर आपने पहले से कोई चीज कर ली है और आपको उसका अंदाजा था कि फ्यूचर में ऐसे हो जाएगा, तो then you have all the fairy tales about that activity that belongs to you। Then it says this means that the inventor is given the exclusive right to use or exploit the invention for a defined period। So that's true। ये तब तक आपकी एसेट्स और आपकी प्रॉपर्टी रहेगी जितने पीरियड के लिए आपने उसको पेटेंट रजिस्टर्ड किया। Like 5 years, 10 years, if you want, if you design some new technology and you want people to work on it for the next 5 years, then you do have a right to get it registered। अब वो 5 साल के लिए आपके है, कोई उस जैसी चीज नहीं बना सकता। The next thing it says, the monopoly granted by patent law is so strong that the owner of a patent may even exclude independent inventors from the market। अब इसके बता रहा है कि जो गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट रूल्स हैं या जो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं वो पेटेंट्स के ऊपर कितने स्ट्रिक्ट हैं। आप उस पे लोगों को इजाजत नहीं देते हो कि वो उस तरह का काम भी कर सकें। If they do, there are the legal procedures for that to stop them। आप उनको उस काम से रोक लेते हो। There are legal activities for that। Then it says, the better the patent and the more commercially desirable the breakthrough। That's true। मैंने पहले बात की इस बारे में कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। जिसने पहले अच्छा पेटेंट रजिस्टर करवा लिया उसको उसका ब्रेक थ्रू मिल जाएगा। बाकी द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड विल विश टू हैव दैट थिंग, विश टू हैव दैट प्रोडक्ट so that they have a good business out of it। But the one who get it initially, the one who get it registered on a very first basis will have the advantage। The more likely it is to be challenged। That's true again। अगर आप कैसा काम करते हो तो वो तो चैलेंज भी नहीं हो सकता। अब वो चैलेंज क्यों नहीं हो सकता? वो चैलेंज इसलिए नहीं हो सकता कि आपने उसके पेटेंट्स रजिस्टर्ड करवा लिए हैं। Then it says we have an example for it. Let's see. If a competitor can produce a similar product or a process which is not covered by the patent, they will be free to market it and to erode the commercial advantage of the patentee। If they can prove that the subject matter of the patent has been used or disclosed before, they can invalidate the patents। अगर ऐसा हो कि कोई ऐसी चीज बना लें जिसके आपने जो पेटेंट में कवर नहीं थी, तो फिर वो फ्री मार्केट में चली जाएगी। देन उस पर कोई रूल एंड रेगुलेशन इंप्लीमेंट नहीं होगा। उसे कोई भी बाइंडिंग नहीं है कि वो प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सके। अगर आपने कोई चीज पेटेंट भी ले ली है और कोई एजेंसीज कुछ लोग वो प्रूव करते हैं कि जो आपने पेटेंट लिया है वो पहले से अवेलेबल था, आपने
आपका आपने जो पेटेंट लिया वो इंफॉर्मेशन गलत दे के लिया है, वो चीज़ पहले से मार्केट में अवेलेबल थी, पहले से लोगों के लिए अवेलेबल थी, देन आपके वो पेटेंट कैंसिल भी हो जाते हैं, तो उसको इनवैलिडेट भी कह दिया जाता है। सो इनवैलिडेटिंग अ पेटेंट इज नॉट a difficult activity, but for that you need to give the evidence, you need to give the proofs that whatever you're saying, whatever you're claiming is actually that way. Patent Act merely sets out a number of criteria which must be satisfied before an invention can be patent. अब ऐसा नहीं है कि आपको ख्वाब आया रात को कि मैं ये चीज़ करूंगा, सुबह उठ के आपने उसके पेटेंट रजिस्टर करवा लिए। There is a criteria to get it registered, to get it done. अब वो क्राइटेरिया क्या है, आपको उस इन्वेंशन को कैसे क्लियर करना पड़ता है, कैसे बताना पड़ता है, इसके कुछ क्राइटेरिया है, वो हम आगे देख लेते हैं। A patent may only be granted if, अब वो हमें बता रहा है 4 या 5 डिफरेंट चीजें हैं जिससे हमें पेटेंट ग्रांट किया जा सकता है। द फर्स्ट थिंग, द इन्वेंशन इज न्यू, ऑब्वियसली दैट्स ट्रू। हमें पेटेंट कब मिलेगा, जब हम कोई नई चीज बनाएंगे, हम कुछ नया करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के सिनेरियो की अगर बात की जाए, कोरोना वायरस इज वेरी हाई एट द मोमेंट, पूरी दुनिया में इसकी हाइप क्रिएट हो चुकी है। अब जो भी कंपनी, जो भी कंट्री की कंपनी इसकी वैक्सीन बना लेगी और वो उसकी पेटेंट रजिस्टर्ड करवा लेगी, वो कोई और नहीं बना सकेगा, दैट्स गोइंग टू बी अ ह्यूज बिजनेस। सो उसकी पहली चीज अगर हम उस पर देखें, द इन्वेंशन इज न्यू, दैट्स डेफिनेटली the invention will be new because there is no vaccination of coronavirus available in the world. Then it says it involves an inventive step, and that's true. आपने उसको इन्वेंशन की तरह बनाया है। इन्वेंटिव स्टेप्स मीन्स दैट कि हमने उसको स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से डिजाइन किया है। इट इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एंड दैट्स ट्रू। द थर्ड थिंग इज विच इज मोर इम्पोर्टेंट इज दैट हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कैपेबल हो कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सके उस पर, वो इंडस्ट्री में यूज हो सके, वो किसी फर्दर एक्टिविटी में यूज हो सके। ऐसा ना हो कि वो हम प्रोडक्ट तो बना लें लेकिन प्रोडक्ट हमारी यूज ही ना हो सके, तो फिर उसका फायदा नहीं है, फिर उसके पेटेंट्स लेने का फायदा नहीं है कि वर्ल्ड वोंट हैव इंटरेस्ट इन इट। द नेक्स्ट थिंग इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इन्वेंशन डज नॉट फॉल विद इन एन एक्सक्लूडेड क्लास। अब कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं, जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सक्लूड हैं पेटेंट से, आप पेटेंट नहीं ले सकते उनके। तो ये बता रहा है कि आपकी ये इन्वेंशन उस कैटेगरी में फॉल ना करती हो, कि अगर ये उस कैटेगरी में फॉल कर रही है तो फिर आपको इसके पेटेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इट्स ऑलरेडी एक्सक्लूडेड। अब एक्सक्लूड क्यों होती हैं? एक्सक्लूड इसलिए होती हैं कि या तो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, या इन्वेंशन पुरानी हो जाती है, या उसकी बेहतर रेसिप्रोकल इन्वेंशंस मार्केट में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो पुरानी इन्वेंशन को फिर एक्सक्लूड कर देते हैं। It is possible to patent something which is more than just a program, something which can be called, for simplicity, a program class. Now it says it is possible that you can take a patent of something which is more than a program. आप किसी प्रोग्राम के अलावा के भी पेटेंट ले सकते हो, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रोग्राम के पेटेंट लो, प्रोग्राम प्लस डिजाइन हम उसका पेटेंट ले सकते हैं। इट कुड बी ओनली डिजाइन, इट कुड बी ओनली प्रोग्राम, एंड इट कुड बी अ बोथ एक्टिविटीज एट द सेम टाइम। हमने पेटेंट लेने हैं, हमने उसको पेटेंट रजिस्टर्ड कर लेना है। Then it says a computer program is not excluded from patentability if it produced or is capable of producing a further technical effect beyond the normal physical interaction between software and hardware. अब वो हमें बता रहा है कि जो पेटेंट प्रोग्राम है वो उसमें दे आर नॉट एक्सक्लूडेड, वो किसमें पेटेंटबिलिटी से एक्सक्लूड नहीं है अगर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फिजिकल इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्रिएट कर रही हैं। जैसे उसकी एग्जांपल दे रहा है, पोटेंशियली पेटेंटेबल इफ इट मेक समथिंग एल्स डू समथिंग। आप जाहिर है कोई हार्डवेयर बनाते हो, तो अब उस हार्डवेयर को कंपैटिबिलिटी बना के चेक करने के लिए कि डिफरेंट डिवाइसेस कंपैटिबल हो, उसके सॉफ्टवेयर भी डिजाइन करने पड़ेंगे। सो अब पेटेंट जो हम लेंगे वो क्या होगा, होगा तो एक प्रोग्राम ये, ठीक है, लेकिन वो प्रोग्राम से पहले हमारे पास हार्डवेयर होगा जो उस प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा। द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉपीराइट्स। अब कॉपीराइट्स क्या कहता है, हम इसको देख लेते हैं। द एक्सक्लूसिव लीगल राइट गिवन टू एन originator or an assignee to print, publish, perform material and to authorize others to do the same. अब वो क्या कहता है, कॉपीराइट कहता है आपको एक्सक्लूसिव लीगल राइट्स दे रहा है किस चीज के, उस चीज के कि आप कोई
चीज़ प्रिंट कर सको, पब्लिश कर सको, कुछ परफॉर्म मटेरियल हो और वो आपको ऑथराइज कर दे कि ऐसा ना करें। अब वो आपको अगर कॉपीराइट मिल गया है तो आप ही करोगे और कोई नहीं करेगा। अगर किसी और को करना है तो दे नीड परमिशन फ्रॉम यू। Where copyright protects more items generated by business or by individual than any other aspect of intellectual property law. So सबसे ज़्यादा चीज़ें कह रहे हैं हम कॉपीराइट में रजिस्टर करते हैं कोई भी बिजनेस से जो बिजनेस बनाता है या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की होती है। तो इसका मतलब है कॉपीराइट्स की जो कैटेगरीज हैं वो बहुत ज़्यादा वास्ट हैं जिसमें आप चीज़ें रजिस्टर्ड कर लेते हो जिसके थ्रू कर लेते हो। तो इसका मतलब है दिस थिंग इज वाइडली यूज्ड इन दिस वर्ल्ड। Then it says it can protect business letters, manuals, diagrams, computer programs. कॉपीराइट कुछ भी हो सकता है, आपके बिजनेस लेटर्स हो सकते हैं, इवन आपका जो लेटर हेड है दैट्स योर कॉपीराइट, कोई और उसको नहीं ले सकता, नहीं वैसा नहीं बना सकता। आपके मैनुअल्स हो सकते हैं, आपकी डायग्राम्स हो सकती हैं जो आपने खुद से डिजाइन की हैं, जो आपने सोचा है कि हम इसको इस चीज को ऐसी बनाएंगे इस डायग्राम को देखते हुए, या कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकता है जो आपने खुद बनाया है। ऐसा नहीं है आपने किसी उसको कंपनी से लेके अपना कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवा लो। But corporate owners face the specter of unlimited piracy through uncontrolled copyright with the advent of internet। अब ये क्या करता है, कहता है जो कॉर्पोरेट ओनर्स होते हैं उनको फेस करना पड़ता है किस चीज को, उसको उनको अनलिमिटेड पायरेसी मिल जाती है थ्रू कंट्रोल अनकंट्रोल्ड कॉपिंग विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट। अब वो कहता है कि उसमें ये देखते हैं कि जो इंटरनेट पर चीज़ें अवेलेबल हैं वो उनमें इम्पैक्ट ना कर दें, वो इंटरनेट की चीज़ें लेके उसको लोग मिसयूज ना कर लें। तो वो जहाँ भी जब भी उसको कोई क्लेम करेगा, अगर वो प्रूव कर दे कि ये मेरा कॉपीराइट था, मिसयूज हुआ है, तो वो उसके लिए कुछ लीगल प्रोसीजर्स हों। Then it says what we will probably see over the next few years are stronger laws, more rights for copyright owners, wider spread licensing schemes, and greater use of technical anti-piracy or copy monitoring devices and electronic rights management system। अभी जैसे पेटेंट्स के लिए कह रहे थे बहुत ज़्यादा लीगल काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्टिव हो गई हुई हैं, जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है बहुत स्ट्रांग है उसके लिए। कॉपीराइट के लिए इतना नहीं है, तो उसके लिए वो कह रहे हैं इन फ्यूचर इन कमिंग ईयर्स वी विल सी द स्ट्रॉन्ग लॉस फॉर दैट एज वेल, जो कि कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करेंगे हर चीज़ से और उसको एंटी पायरेसी और कॉपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस बनाएंगे जो कि राइट मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक राइट मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे काम करेंगे। Then it says copyright law gives 6 exclusive rights to the owner of copyright। अब ये जो कॉपीराइट का लॉ है जो अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है वो बता रहा है कि ऑनर्स को 6 एक्सक्लूसिव राइट्स देता है अगर आप कोई चीज़ कॉपीराइट रजिस्टर करवा लेते हैं। कॉपी द वर्क, पहला राइट को कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपीराइट उसके आपके पास आ गया, दैट बिलोंग्स टू यू, और किसी को अगर उसको यूज करना है तो उसको आपसे परमिशन भी चाहिए यूज करने के लिए, उसके बाद उसको आपकी रिटर्न परमिशन चाहिए होगी, आपके नॉलेज में लाना पड़ेगा कि हम उसको यूज करना चाह रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यू वांट टू गिव परमिशन और यू डोंट वांट टू गिव परमिशन। फिर कहता है इशू कॉपीज टू द पब्लिक। अब उसमें आपको राइट मिलता है कि आप अपने नाम से पब्लिक में उसकी कॉपीज इशू कर सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा हम कोई चीज लेते हैं उस पर कॉपीराइट लिखा होता है फलां बंदे के या फलां कंपनी के। इसका मतलब ये नहीं है हम वो ले नहीं रहे, हम उसे ले रहे हैं यूज करने के लिए, बट उसके कॉपीराइट्स क्या है, हम वैसा बना नहीं सकते हैं, उसके ऑलरेडी कॉपीराइट रजिस्टर्ड है। द नेक्स्ट इज रेंट और लेंड द वर्क टू द पब्लिक। अब हम जो चीजें कॉपीराइट होती हैं वो तो पब्लिक में बेच सकते हैं, मींस वी कैन रेंट देम और लेंड देम द वर्क टू द पब्लिक, ताकि पब्लिक उसको यूज करके बेनिफिट ले सके, कुछ बेनिफिट हासिल कर सके, और दे वुड हैव एडवांटेज ऑफ यूजिंग दोज थिंग्स। Then it says perform, play, or show the work in public. Yeah, you got a right to perform the work, to show the work, to play the work in front of the public, and proudly tells them that activity that works belongs to me, that is my copyright। The next thing is that broadcast the work in or include it in a cable program service। आप उस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके। Then says make an adaptation of the work or to do any of the above with an adaptation। आप उनमें उस काम को एडेप्शंस की तरफ भी लेके जा सकते हो, मींस उसमें कुछ और ऐड करके कुछ और नया बना लो, ठीक है, या एडेप्शन से अलावा भी कुछ और कर सकते हो, व्हाटएवर यू फील लाइक डूइंग विद इट यू कैन डू इट। द राइट्स अप्लाई इक्वली टू पब्लिश एंड टू अनपब्लिश वर्क्स। अब ये क्या है, कॉपीराइट्स क्या है, ये जरूरी नहीं है सिर्फ उसी चीज के लिए हो जो पब्लिश हुई हुई है,
ये अनपब्लिश चीज़ों के लिए भी हो सकते हैं कि आपने कॉपीराइट्स ले लिए पर अभी आपने चीज़ अपनी पब्लिश नहीं की है, रजिस्टर्ड नहीं की है, अभी उसको पब्लिकली कहीं पे अवेलेबल नहीं किया, बट स्टिल दैट कॉपीराइट्स बिलोंग्स टू यू। अब हमें बता रहा है जी एक्ट्स परमिटेड इन रिलेशन टू कॉपीराइट्स में कौन कौन से एक्ट्स हैं हमारे जो हमें परमिट करते हैं। पहली चीज, some acts are permitted under the 1988 Act even though they would otherwise amount to breach of copyright। अब ये 1988 का एक्ट है जो हम पे इम्प्लीमेंट होता है, जो आपको चीजें कुछ कॉपीराइट्स जो लिए होते हैं उनके ऑनर्स को फैसिलिटेट करता है। पहली चीज इज अ फेयर डीलिंग। ऑब्वियसली बात है, कॉपीराइट्स की जो डील है दैट मस्ट बी फेयर इनफ, वो फेयर होनी चाहिए। अब फेयर डील होगी तो ही आप उसको यूज कर सकोगे, और वो लॉ भी ये कहता है कि आप उसमें फेयर तरीके से डील करो। मेकिंग बैकअप कॉपीज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स, लाइक अगर आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम कॉपीराइट किया है और आप उसकी बैकअप कॉपीज बना रहे हो, आपका राइट आप बना सकते हो, ताकि कल को अगर इन केस अगर वो आपसे मिसप्लेस हो गया तो यू हैव द बैकअप कॉपीज। ट्रांसफर ऑफ वर्क इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या दैट्स ट्रू। अगर लेट्स से आपने कोई फार्मूला लिखा है, कोई चीज कोई इक्वेशन बनाई है, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि आप उसको सेव कर सको या फर्दर यूज कर सको। Decompilation of the purpose of the interoperability, अब वो आप उसमें क्या करते हो, आप उसको कंपाइल कर रहे हो, पर्पस किस किस के लिए, आप क्यों कंपाइल कर रहे हो, ताकि आप उसको फर्दर प्रोबेबिलिटी उसकी बन सके, उसको फर्दर हम यूज कर सकें। देन इट्स एरर करेक्शन, अब उसमें हो सकता है हमने काम किया, कॉपीराइट ले लिया, कोई एरर्स आ गए, तो वी हैव अ चांस टू डू द करेक्शन ऑफ दोज एरर्स। हम उन एरर्स को ठीक कर सकते हैं, उनको हम रीडू कर सकते हैं और चीज़ को बेहतर बना सकते हैं। और फिर हम उसमें डेटाबेसेस भी बना सकते हैं। अब अपने कॉपीराइट्स की डेटाबेसेस बना सकते हो कि जी ये मेरी डेटाबेस में मेरे कॉपीराइट्स हैं, या आप पब्लिकली डेटाबेस में अपने कॉपीराइट्स को ऐड कर सकते हो इस चीज़ के साथ के दोज कॉपीराइट्स बिलोंग्स टू XYZ company or ABC person, someone else, whoever wants to own them or who have already registered them as their copyrights. Now the next thing is remedies for breach of copyright। अब हमारे पास जो कॉपीराइट का ब्रीच करता है, मींस अगर मैंने कोई कॉपीराइट लिए हुए थे और मेरे किसी दोस्त उसको यूज कर लिया, उसके लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं और हमें कैसे बेनिफिट हो सकता है। The first thing it says is a copyright owner has all the usual civil remedies of search, injunction, damages, and an action for an account of profit made in breach of copyright। पहली चीज क्या बता रहा है हमें, हमें वो रेमेडीज क्या है कि हमारे पास राइट, हम उसे सर्च करें कि कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, और उससे हमें जो डैमेजेस हुए हैं उसका अकाउंट को कैलकुलेट किया जाए, और जो उसने उस कॉपीराइट से प्रॉफिट मेड किया उसे ब्रीच करने से, उस पर भी हमारा क्लेम हो सकता है, वो आपको मिल सकता है in remedies for the breach of copyright। The next thing is, if it is shown that at the time of the infringement of copyright, the defendant did not know and had no reason to believe that copyright subsisted in the work, then the plaintiff is not entitled to damage against the defendant। अब इसमें क्या है, अगर किसी ने प्रूव कर दिया कि जी ये कॉपीराइट्स जो थे मुझे नहीं पता था, ये कॉपीराइट फलां बंदे के हैं, कहीं पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं थे, अगर अवेलेबल थे तो मेंशन नहीं था कि कॉपीराइट्स उन साहब के हैं, किसी कंपनी के हैं, तो फिर उसमें उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है लॉ में, उसको पेनल्टीज नहीं इम्पोज की जाती और डैमेजेस नहीं देने पड़ते डिफेंडेंट को, क्योंकि वो मेंशन ही नहीं था कहीं पे, और उसको पता भी नहीं था, उस कंपनी को भी नॉलेज में नहीं था उसके कि ये कॉपीराइट्स हैं। The next thing is that a copyright owner is also given an important power to enter premises without using force in order to seize infringing copies or articles specially designed or adapted for making copies। अब क्या होता है, जो आपके जिसके कॉपीराइट हैं जिसने लिए हुए हैं उसको स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं, इजाज़त मिल जाती है कि वो किसी ने अगर उसकी चीज़ें यूज़ की हैं तो उसको वो इंस्पेक्ट कर सकता है, ठीक है, उसको देख सकता है, और उन्हें जो चीज़ें अगर उसने अडॉप्ट की हैं उसमें से कुछ कॉपीज बनाने के लिए, तो वो उसको पावर दे दी जाती हैं, या आपका लॉ पावर एम्पावर करता है कि आप वो चीज़ों को फिक्स आउट कर सको और यू कैन मेक अ बेटर थिंग्स आउट ऑफ इट। द नेक्स्ट थिंग इज द प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग समवन एल्स वर्क और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज one's own।
प्लेजरिज्म क्या है? हमने किसी का आइडिया ले लिया, किसी और का काम ले लिया जो ऑलरेडी हुआ हुआ है, और उसको हमने अपना बना के बता दिया है, कह दिया ये हमारा काम है, उसको हमने क्लेम कर लिया। फिर कहता है जी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड प्लेजरिज्म। अब उसमें क्या क्या चीज़ें प्लेजरिज्म कंसिडर होती हैं, अब देख लेते हैं। टर्निंग इन समवन एल्स वर्क एज योर ओन, पहली चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको। इफ यू टर्निंग समवन एल्स वर्क एज योर ओन, you took some work from internet and you're claiming that this work belongs to you or you did it, is fall in the category of plagiarism. You will be then entitled guilty for having a plagiarism activity. Then it says copying words or ideas from someone else without giving credit. अगर आपने किसी का काम यूज भी किया है, कोई एक्टिविटी ऐसी की है और आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो भी ये प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आएगा। हाँ, हम परमिशन लेके हम उसको क्रेडिट दे के यूज कर सकते हैं अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फेलिंग टू पुट अ कोटेशन इन कोटेशन मार्क्स, अगर किसी की हम कोट कर रहे हैं, कोई कोटेशन कोट कर रहे हैं और कोटेशन मार्क्स नहीं डाल रहे, तो देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लेजरिज्म। अगर हमने उसके सराउंडिंग्स में स्टार्ट एंड एट द एंड हमने कोटेशन मार्क्स डाल दिए, हमने उसको बताया कि हम कोटेशन ये यू कोट कर रहे हैं, साथ उसका रेफरेंस आ गया, फिर ये प्लेजरिज्म कैटेगरी में। देन इट सेज गिविंग इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द सोर्स ऑफ अ कोटेशन, या हम कोई मैनिपुलेट कर दें उसका सोर्स बताने में, हम इंफॉर्मेशन गलत दे दें ताकि लोग उस तक पहुंच ना सकें, ये भी प्लेजरिज्म की कैटेगरी में फॉल करता है। Then it says changing words but copying the sentence structure of a source without giving credit. अगर आप कहते हो कि जी if you say that you're smart enough and you are changing the words, आप उसमें synonyms ऐड कर देते हो और still आप उसमें source नहीं बताते या credit नहीं देते, तो भी ये plagiarism category में। It's not like that I'm copying an article from the internet, I am rewriting the article, or you can say I'm rephrasing the article on the on Microsoft Word and claiming that that new article belongs to me. For a computer program, changing variable names only or not changing the structure or flow of a program. Let's say it says आप कंप्यूटर प्रोग्राम को लेते हो, उसको चेंज कर रहे हो, उसके से वेरिएबल नेम चेंज कर दिया आपने। फॉर इंस्टेंस पहले ए बी सी था, अब हमने डी ई एफ कर दिया और हमने प्रोग्राम चेंज नहीं किया, उसका फ्लो चेंज नहीं किया और हमने उसको कह दिया हमारा नया प्रोग्राम है। देन अगेन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लेजरिज्म, हमें प्लेजराइज करनी। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था और ये अब आप लोगों को मैं अपलोड कर दूंगा, इसका वीडियो लिंक भी दे दूंगा। अब इसमें आप लोग इसको सुन लें। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ चीज़ समझ नहीं आती है, तो आप लोग मुझे उसमें क्वेश्चंस कर सकते हो। थैंक यू।